मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं BHU LLB के 2011 के पेपर सॉल्यूशन की, जहां पर हमने पिछले वीडियोस में मतलब पिछले एक वीडियो में मैंने पिछले 40 प्रश्नों को मैंने सॉल्व करा दिया है। अब हम इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। अभी तक हमने 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 के पेपर को पूर्ण रूप से सॉल्व कर लिया है और 2010 के पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो बिना कुछ देरी किए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हम लोग लगा रहे हैं 2010 का सेट नंबर 1, इसमें कि हमने अभी तक 40 प्रश्नों को किया है। अब हम बात करेंगे उसके आगे से। 40 के बाद जो प्रश्न है वह दिए गए किसके, रीजनिंग के। तो हम उन प्रश्नों को छोड़ देंगे और हम बात करेंगे कहाँ से, बता रहे हैं हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 से। कहाँ पर 66 से 40 के बाद 65 क्वेश्चन तक रीजनिंग के प्रश्न थे। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न। देखिए 66 प्रश्न कहता है कि भारत की कागजी मुद्रा को नियंत्रित कौन करता है। तो भारत की कागजी मुद्रा को नियंत्रित करता है कौन, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है क्या कि विश्व जनसंख्या दिवस या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है। 11 जुलाई को 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, 68 कहता है कि मेघा पाटेकर कौन है। तो मेघा पाटेकर कौन है, पर्यावरणविद हैं, यह एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और इनका जो नाम जुड़ा है वह किससे जुड़ा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 तक चलते हैं। यह कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन नृत्य, नाट्य और संगीत से संबंधित है। तो वह ऑप्शन नंबर 4 1953 में स्थित, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, संगीत नाटक अकादमी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। 70 कहता है क्या कि मानवाधिकार दिवस का पालन कब किया जाता है या किस दिन मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। 71 प्रश्न कहता है कि घौरी किसका नाम है। देखिए घौरी घौरी उस समय नाम था, पाकिस्तान द्वारा विकसित एक प्रक्षेपास्त्र का नाम था, मिसाइल डेवलप्ड बाय पाकिस्तान, उसी का नाम क्या था, घौरी था। ऑप्शन नंबर इसका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। 72 कहता है कि यूनेस्को का संबंध किससे है। तो यूनेस्को का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक मामलों से। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। 73 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। कहाँ पर, हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 चलते हैं। 74 कहता है क्या कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय है कहाँ पर, जिनेवा में। और रेड क्रॉस के जो संस्थापक थे उनका नाम था हेनरी डुनांट और इसकी स्थापना हुई थी 1864 में। और इस अभी तक रेड क्रॉस भी एक ऐसी संस्था है जिसको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इस रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। 75 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में उल्लिखित है, एक समान रूप नागरिक संहिता। तो वह किस अनुच्छेद में है, वह है 44वें अनुच्छेद में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पंचायती राज किस आदर्श पर आधारित है। तो पंचायती राज वह गणतांत्रिक विकेंद्रीकरण या फिर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है, कहता है कि ILO का मुख्यालय कहाँ पर है। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ILO का फुल फॉर्म क्या होता है। ILO का मुख्यालय कहाँ पर है, यह है जिनेवा में। कहाँ पर, जिनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। देखिए जितने क्वेश्चन है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि किसने कहा था राजा ईश्वर का प्रतिरूप होता है। इस क्वेश्चन को लेकर मेरे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। बॉन्सो क्वेंट ने कहा था, लेकिन आपके हिसाब से क्या है,
मेरे हिसाब से ये प्रश्न का यह उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए और सही होना चाहिए। आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में क्या हो सकता है। अगला हमारा प्रश्न है कि ईस्ट एक ब्रिटिश फिल्म है, इसके अभिनेता कौन हैं? तो इसके अभिनेता थे कौन? इसमें भारतीय जो अभिनेता थे वह ओम पुरी शामिल थे ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 80 तक चलते हैं। 80 क्या कहता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्मित प्रथम भारतीय बंदरगाह कौन है? तो यह था उस समय का एनकोर ग्रीनफील्ड पोर्ट। कौन? एनकोर ग्रीनफील्ड पोर्ट, जो कि वर्तमान में जानते हैं किसको? कामारजार पोर्ट के नाम से। कौन? कामारजार पोर्ट के नाम से जानते हैं वर्तमान में, जो उस समय एनकोर ग्रीनफील्ड पोर्ट था। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 तरफ चलते हैं। 81 कहता है क्या कि काउंसिल डी टैट से क्या तात्पर्य है? काउंसिल डी टैट से तात्पर्य ऑप्शन नंबर 3 में उल्लिखित प्रशासनिक निर्णयों की समीक्षा के लिए एक फ्रेंच संस्था। और काउंसिल डी टैट की स्थापना की थी किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी 1799 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 तक चलते हैं। 82 कहता है क्या कि निविदा के लिए एक आमंत्रण क्या है? तो निविदा के लिए आमंत्रण क्या है? इट इज़ अ nothing, it is an offer, it is proposal, it is not a promise but only an invitation of offer। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा 82 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83 कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई? यह की गई थी 1964 में। मैंने पिछले वीडियोस में बताया भी था, यदि आपने देखा होगा तो इस प्रश्न को आराम से कर ले जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। 84 कहता है क्या कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, एक विधि सम्मत संविदा। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं। 85 कहता है कि एक संविदा को बाध्यकारी बनाना है तो इसका पंजीकृत होना आवश्यक है। इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, मतलब ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ कि डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज इज कॉल्ड, विवाह संबंध विच्छेद को क्या कहा जाता है? तो सभी लोग जानते हैं विवाह संबंध विच्छेद को तलाक कहा जाता है या फिर डाइवोर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। 87 कहता है क्या कि विचार संभव क्या है? मतलब एक कंसिडरेशन क्या होता है, कब किया जा सकता है? पास्ट में, फ्यूचर में कि प्रेजेंट में? देखिए यह पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों में कह सकता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। 88 कहता है कि द वर्ड लोकस स्टैंडी रेफर्स टू, मतलब लोकस स्टैंडी या सुने जाने का अधिकार से क्या आशय है? सुने जाने का अधिकार से आशय ये है कि किसी पार्टी द्वारा कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने तथा सुने जाने का अधिकार। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। 89 क्या कहता है? 89 कहता है कि प्रशासनिक विधि में निहित 2 अवधारणाएं क्या हैं? तो यह ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, विधि सम्मत शासन एवं शक्ति का पृथक्करण। 90 क्वेश्चन जो कहता है वह कहता है क्या कि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट या संविदात्मक अधिकार क्या है? तो यह है अपकृत, इन द सेम एज द इन टॉट, मतलब अपकृत संबंधी अधिकार के समान। ठीक है, अधिकार के समान है लेकिन उससे संबंधित ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। 91 कहता है कि भारत में जनहित याचिका के प्रस्ताव के लिए उत्तरदायी कौन है? तो PIL के लिए उत्तरदायी कौन है? PN भगवती हैं, सभी जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 91 का क्वेश्चन। 92 क्वेश्चन कहता है क्या कि भारत में विधि का मूल स्रोत क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत में विधि का मूल स्रोत। जो संविधान के लॉ का स्रोत है वो क्या है? संविधान है हमारा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है कि अधिकार एवं कर्तव्य क्या है? ये कोरिलेटेड है, क्या है? परस्पर संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है कि भारत में अधिसंख्य मुस्लिम किस विधि संप्रदाय से संबंधित हैं? तो वह हनफी जो संप्रदाय है, विधि संप्रदाय है, उससे अधिकांश मुस्लिम भारत में वह क्या है? शासित हैं। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 95 जब एक मुस्लिम पति पत्नी आपस में सहमति से तलाक लेने का निर्णय करते हैं तो उसको बोला जाता है क्या? मुबारत। जब आपसी सहमति से उनके बीच में तलाक हो तो मुबारत बोला जाता है। और जो ट्रिपल तलाक वाला मामला था उसमें तलाक की बिद्दत था, अर्थात 3 बार तलाक 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 एक ही साथ कहने पर मैरिज का डिसोल्यूशन हो जाता था। इसमें बात जो की गई वह मुबारत की बात की गई। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं कि कितनी अवधि तक जीवित होने की न खबर मिलने पर विधि के अनुसार किसी व्यक्ति को मृत माना जाता है? तो 7 वर्ष तक यदि आपकी कोई अता पता
पता नहीं है, कोई जानकारी है तो आपको मृत मान लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। 97 क्या कहता है कि बैटरी से तात्पर्य क्या है? तो बैटरी से तात्पर्य किसी अन्य व्यक्ति पर वास्तविक या फिर इच्छापूर्वक प्रहार। क्वेश्चन नंबर 3, यदि आपने देखा होगा मेरे वीडियोस को, लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स को, तो सभी चीज़ों का आप आसानी से कर ले जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि केवल एक को छोड़कर सभी मामलों में क्षतिपूर्ति प्रदान या डैमेज दिया जाता है तो वह क्रिमिनल ऑफेंस में क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती, मतलब क्रिमिनल कंडक्ट में नहीं जाती। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है कि मेंस रिया का मतलब सभी जानते हैं गिल्टी माइंड या फिर अपराधी मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है? 100 कहता है पिता की मृत्यु के पश्चात जन्म लेने वाले शिशु को हम क्या कहते हैं? यदि मेरे ओल्ड सेक्शन वीडियोस में जाएंगे उसमें, तो उसमें आपको मैंने प्रश्न बताया हुआ है, उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं पोस्ट थ्यूमस या फिर मरणोत्तर संतान कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि ये पति एवं पत्नी को पारस्परिक साहचर्य का अधिकार दिया गया है। ईच अदर्स कंपनी जो मिलती है उनका अधिकार जो है वो उनका अधिकार यह क्या कहलाता है? कॉन्जुगल राइट। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। उनको दाम्पत्य का अधिकार भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में चलते हैं कि पैक्टा सुंड सर्वेंडा मीन्स क्या होता है? तो पैक्टा सुंड सर्वेंडा मतलब होता है संविदा का सम्मान या फिर टू ऑनर द ट्रीटी। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ चलते हैं। 103 प्रश्न क्या करता है? देखिए, चीज़ों को इतनी जल्दी जल्दी कराने का मतलब ये है कि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। हम डिटेल में कोई चीज़ की चर्चा इस समय नहीं कर सकते। डिटेल में चर्चा करने का मतलब आपके सब एग्जाम हो जाएंगे और पेपर भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए चीज़ों को आपको जल्दी जल्दी कराना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 103 क्या कहता है? सॉरी, यह 102 क्वेश्चन नंबर 103 था पैक्टा सुंड सर्वेंडा का मतलब। एक प्रश्न छूट गया था हम लोग का, जो 100 प्रश्न था, यहाँ से गलती हो गई, ये मिटा दीजिएगा। यह 101 था, 102, 103, 104वां, हम लोग 100 को जैसा वो था वो छोड़ दिए थे। 100वां प्रश्न था कि एक अविवाहित महिला एवं विवाहित पुरुष जिसकी पत्नी जीवित हो उनके बीच जो संबंध होता है वह क्या होगा? तो वह क्या होगा? एक अविवाहित महिला, वह शून्य होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 वाइड होगा, शून्य होगा। अगला प्रश्न 104 प्रश्न जो है वह क्या कहता है? 104वां प्रश्न कहता है क्या कि आपराधिक विधि शास्त्र में परिवर्तन हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 दांडिक से सुधारात्मक, या फिर उसको इंग्लिश में बोले कि फ्रॉम प्यूनिटिव टू रिफॉर्मेटिव। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ चलते हैं। 105 कहता है क्या कि विधि की अज्ञानता क्या है? तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मैंने पढ़ाया था इसको, तो मतलब इज नॉट एन एक्सक्यूज। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ चलते हैं। 106 कहता है कि अपकृत एक सिविल त्रुटि है जो निम्नलिखित में से किस एक के प्रतिकूल है? तो यह क्रिमिनल लॉ से क्या है? सबसे डिफ्रेंशिएट है। टॉर्ट क्या है? इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 4 क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 107 बार बार कह रहे हैं कि समय नहीं है, चीज़ों को आपको नहीं समझा सकते पूरे डिटेल में, इसलिए बस क्वेश्चन के समझिए और उसका उत्तर याद रखिए। बाकी चीज़ें आपको वीडियो सेक्शन में पढ़ा दी गई हैं, आप वहाँ पर जाकर चीज़ों को समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर डिटेल कराऊंगा तो चीज़ों को आपको समझा नहीं पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलते हैं कि मानहानि से आशय क्या है? तो सिंपल सी बात है, मानहानि से आशय मतलब क्या है? किसी की व्यक्ति की ख्याति पर प्रहार या अटैक ऑन द पर्सन्स रेपुटेशन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ चलते हैं। 108 क्या कहता है कि जब एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो वह क्या बन जाता है? मतलब व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ चलते हैं कि स्वाभाविक न्याय ऐसा न्याय है जो क्या हो? एलिमेंट्री हो और सिंपल हो, मतलब मूलभूत एवं क्या हो? सरल हो। कौन सा? नेचुरल जस्टिस की बात की गई, उसके लक्षण के ऑप्शन नंबर 2 लगा लीजिएगा सही। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ चलते हैं। 110 क्या कहता है कि पंचायत का गठन किया गया, मतलब ट्रिब्यूनल्स आर क्रिएशन ऑफ किसके हैं? ट्रिब्यूनल क्रिएशन किसके हैं? तो जुडिशरी या फिर न्यायपालिका द्वारा ट्रिब्यूनल्स का गठन या अधिकरणों का गठन किया जाता है किसी विशेष सुनवाई के लिए। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ चलते हैं। 111 क्या कहता है? 111 कहता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता किससे संबंधित है? तो यह सिविल कोर्ट प्रोसीजर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ चलते हैं। 112 कहता है कि डिक्री से आशय क्या है? तो डिक्री से आशय क्या है कि निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति, मतलब फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ चलते हैं। 113 कहता है कि सुनवाई के बगैर किसी
को दोषी घोषित नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत किसका है? तो यह सिद्धांत है नेचुरल जस्टिस या फिर स्वाभाविक न्याय का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ चलते हैं। 114 क्या कहता है कि जल दुष्यता की घटनाएं कहाँ पर होती हैं, या पायरेसी क्राइम इज कमिटेड इन, तो कमिटेड होता है वो कहाँ पर? ऑन द हाई सीज, मतलब खुले समुद्र में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ चलते हैं। 115 क्या कहता है कि सहमति के अभाव में संविदा नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नो कॉन्ट्रैक्ट, यदि सहमति नहीं होगा, आपस में क्या होगा कि कंसेंट नहीं होगा उनका, तो यहाँ पर नहीं हो सकता। अगला प्रश्न 16 कि संविदा भंग से क्या अभिप्राय है? संविदा भंग या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर 1 इसका है। संविदा का उल्लंघन का मतलब होता है उसका। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि डैमेज आर अवार्डेड बाय कोर्ट इन, मतलब कि न्यायालय द्वारा किन मामलों में क्षतिपूर्ति का निर्देश दिया जाता है? तो वह कॉन्ट्रैक्टुअल जो राइट होते हैं उसमें दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहता है? 118 कहता है क्या? किसी पक्ष की अनुपस्थिति में कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय क्या कहलाता है? वह कहलाता है एक्स पार्टी डिसीजन या फिर एक पक्षीय निर्णय। इन सभी जितने लीगल टर्म्स समझिए जाए, लीगल जो क्वेश्चन है सभी के बारे में वीडियोस के माध्यम से, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से मैंने चैनल पे पढ़ा रखा है। यहाँ पर उसकी मैं चर्चा नहीं कर सकता, बार बार कर रहा हूँ। यदि आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको चीज़ें आराम से समझने में वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो होगा 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ चलते हैं। 119 क्या कहता है कि सिविल कोड द्वारा जारी सम्मन क्या होता है? तो जारी सम्मन का अनुपालन आवश्यक होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 120 तरफ चलते हैं। 120 कहता है कि अ लॉ इज कम्स इनटू इफेक्ट इन अ पास्ट डेट इज कॉल्ड, मतलब किसी पूर्व तिथि से लागू होने वाली विधि क्या कहलाती है? वह कहलाती है भूतलक्षी या फिर रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। ऑप्शन नंबर 1 सही। 121वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 121वां प्रश्न कहता है कि एक्टस नॉन फेसिट रिया निसी मेंसेट रिया। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पिछले 2-3 दिन के पहले जो लीगल फ्रेज से संबंधित वीडियो बनाया था उसमें मैंने इसको पढ़ाया हुआ था। तो यह जो संबंधित है अपराध के साथ दोषी मन का भी होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 122 तरफ चलते हैं। 122 कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस कंटेंट इन, तो वह धारा आईपीसी की धारा सेक्शन 96 में वह वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ चलते हैं। 123 क्या कहता है? 123 कहता है कि अपराध के लिए दुष्प्रेरण, तो एक अपराध हो सकता है जो कि परिस्थितियों पर निर्भर करता है लेकिन सर्वदा नहीं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 124 का क्या कहता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? तो अनलॉफुल असेंबली के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन 125 की तरफ चलते हैं। 125 कहता है कि 2 महिलाएं ए और बी के बीच संघर्ष के दौरान ए बी के केसों को खींचती, मतलब बालों को खींचती है जिसमें कुछ बाल उखड़ जाते हैं। ए निम्नलिखित में से कौन सा अपराध करती है? तो साधारण उपहति या फिर बोले सिंपल हर्ट का ये यहाँ पर करेगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए 5 या अधिक व्यक्तियों की संलग्नता की आवश्यकता होती है? तो आप लोग सभी जानते होंगे डकैती में कम से कम 5 लोगों की आवश्यकता होती है, तभी वह कोई चीज़ लूट से डकैती या डकैती हो सकती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 तरफ चलते हैं। 127 क्या कहता है कि अपराध हेतु आवश्यक तथ्य क्या है? तो अपराध हेतु आवश्यक तथ्य में क्या? आपराधिक कार्य एवं मन स्थिति अर्थात मेंस रिया या फिर एक्टस रियस होते हैं, ये 2 होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 128वें प्रश्न जब चलते हैं। 128वां प्रश्न क्या कहता है? वह कहता है कि यदि शारीरिक क्षति जानबूझकर कर दी गई हो और मृत्यु के लिए समानता पर्याप्त हो तो मृत्यु कारित हो जाए तो वह अपराध है। ऑप्शन नंबर 2 हत्या के कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का। 129वां प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि किसी भी हत्या करने के पश्चात उसके शरीर से आभूषण उतारना किस अपराध के अंतर्गत आता है? तो आईपीसी के सेक्शन 404 के अंतर्गत एक अपराध माना जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। और इस पेपर का लास्ट जो प्रश्न है वह 130 प्रश्न कि मुंबई रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर 6 व्यक्ति एकत्रित हुए और एक दूसरे से संघर्ष करने लगे। रेलवे स्टेशन पर उपस्थित यात्रीगण क्षुब्ध हो गए एवं अशांत अनुभव करने लगे। लोगों ने पुलिस के पास शिकायत की। सभी 6 यात्री किस अपराध के लिए दोषी? ऑप्शन नंबर 3
एफरे या दंगा के लिए दोषी हैं। देखिए दंगा या एफरे वहीं हो सकता है जहां पर क्या हो कि वहां पर पहली तो पब्लिक प्लेस हो और दूसरा पब्लिक पीस को डिस्टर्बेंस किया जा रहा है, डिस्टर्ब किया जा रहा हो, तो वहीं पर एफरे हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने 2010 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करा दिया। क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है इसलिए हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी करा रहे हैं। फिर भी यदि कोई आपको परेशानी कोई दिक्कत तो हमें कमेंट में बताइए, सभी चीज़ों का आपको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।